वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम से छोटा सा बेसिक मैं आपको बता दूं, वैसे आप लोग जानते ही हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी तो बड़ा सिंपल सा आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी बॉडी की एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी। यहाँ पर बॉडी लिखने से पर्पस है कि मास आ गया, है ना। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है वजह से। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब मैं मोशन की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी आ गया, बॉडी की बात कर रहा हूं तो मास आ गया। इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, इसको हम इसकी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा हुआ है आपने, कोई खास नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। किसी बॉडी की एनर्जी उसके मोशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और आप लोग जानते अच्छी तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। वी वो वेलोसिटी होती है जिस टाइम पर उसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। कैसी क्वांटिटी है? तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें इसका यूज करना है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स भी करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको देख रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करती है, ये भी नोट कर सकते हैं। अगर कार में दो लोग बैठे हैं, कार मूव कर रही है, तो एक पर्सन के फ्रेम से, रेफरेंस से दूसरा पर्सन रेस्ट पे है, लेकिन बाहर कोई पर्सन देख रहा है तो वो मोशन में है। तो काइनेटिक एनर्जी अलग होगी ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। चलिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन निकालना चाहें, ये कैसे आया फॉर्मूला, तो जरा उसकी बात कर लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पहले अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे कांस्टेंट फोर्स की, फिर हम वेरिएबल फोर्स पे भी जा सकते हैं। कोई भी एनर्जी की कैलकुलेशन से हम के लिए हमें वर्क की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो मान लेते हैं ये एक बॉडी है, इसका मास है m, और इस पर हमने एक फोर्स लगाया F, ठीक है। शुरू में इसकी वेलोसिटी थी u, हमारे फोर्स की वजह से ये इतना डिस्प्लेस कर गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई s, वेलोसिटी हो गई v, एक्सेलरेट करा a, टाइम लग गया t, ठीक है। एक बॉडी जो ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से चल रही थी u वेलोसिटी से, फोर्स लगने से ये सब चेंजेस आ गए, ओके। और फोर्स की वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई इसी डायरेक्शन में। चलिए, एनर्जी के लिए हम उसमें वर्क की कैलकुलेशन करते हैं। तो जो हमने वर्क डन किया, आप वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एफ एस कॉस थीटा। थीटा इस केस में 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हो गया एफ इंटू एस। क्लियर? ओके, ठीक है। क्या हम फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मास चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम फोर्स को लिख सकते हैं एम इंटू ए? लिख सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन अगर हम यूज करें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। तो यहाँ से अगर हम s की वैल्यू निकालें तो s विल बिकम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो s की वैल्यू हो गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ से a कैंसिल हो गया, सो वर्क डन क्या बन गया? वर्क डन बन गया हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे चले एक लेवल, ओके। तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये भी एक वर्क का फॉर्मूला है। थोड़ी सी बात यहीं पर ही आपसे एक चीज करना चाहूंगा। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला यहाँ से रिजल्ट में जो बन रहा है, वो बन रहा है हाफ
mv² माइनस यू स्क्वायर। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यहां से वर्क आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो बात आपको बता रहा हूं ना, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। प्रूव तो हम कर लेते हैं अभी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। अभी लिख लेते हैं, थोड़ा सा या साइड में लिख लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि कोई भी बॉडी पे जो वर्क होता है, ठीक है ना, अब वर्क जो होता है, वर्क डन कौन से फोर्सेस का, तो ये दोनों फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, वो हमेशा उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अच्छा, अगर आप इसी में u को जीरो कर दें, अगर u को जीरो कर देंगे तो यही एक्सप्रेशन w का बन जाएगा हाफ mv², और हाफ mv² ही काइनेटिक। तो बॉडी पर जब हमने वर्क किया, उसको चलाया, u से v पर ले गए, एक्सलेट कराया, तो जो हमारा वर्क है वो अल्टीमेटली क्या बन गया, हाफ mv², यानी कि हमारा वर्क काइनेटिक एनर्जी बन गया, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में ही एक थ्योरम आ रही है जिसको हम बोल रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सो जैसा कि हमने रिजल्ट देखा कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, इसी चीज को हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। लेट अस राइट द स्टेटमेंट फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम। What is the statement? According to this theorem, work energy theorem we are talking about, according to this theorem, total work done, total work done by all the forces, all the forces यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो भी forces involved हैं, conservative as well as नॉन कंजर्वेटिव, कोई भी फोर्स काम कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स हम पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्प्रिंग फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव हम पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन वगैरह फोर्स है। तो चाहे कोई भी फोर्स है, उसमें मैटर नहीं है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव मिलाकर हमेशा इक्वल होता है। किसी बॉडी पर आपने वर्क किया, कैसे फोर्स होता है वो, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और हमने इसका प्रूफ भी कर दिया है। कहाँ प्रूफ करा है, जब फोर्स कांस्टेंट है। अभी जो हमने डेरिवेशन किया है काइनेटिक एनर्जी का, उसी के बीच में इसका प्रूफ भी होगा। अगर कोई बोलता है प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, तो ऑलरेडी हमने कर लिया है, नोट कीजिए। अभी इस थ्योरम का प्रूफ हम करेंगे कैलकुलस मेथड से, मतलब जहां पर फोर्स वेरिएबल होगा। चलिए अब करते हैं इसका प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम बाय कैलकुलस। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन वगैरह लगा रहे हैं। कब लगा रहे हैं, जब आपका फोर्स ही बदल रहा है। जब आपका फोर्स ही एक जैसा नहीं, लगातार बदल रहा है, तो आप पूरे फोर्स को कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर वेरिएबल फोर्स। क्योंकि फोर्स हमारा लगातार वेरिएबल है, बदल रहा है पूरे रास्ते में, तो हम एक फॉर्मूला एफ इंटू एस नहीं लगा सकते। फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जब ये बॉडी चल के यहाँ तक जा रही थी, तो बीच में थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, थोड़ा सा जो वर्क होगा डी डब्ल्यू, दैट विल बी गिवन बाय एफ डॉट डी एक्स। तो थोड़ी सी देर के लिए एफ के से मान लिया कांस्टेंट, थोड़ी सी देर फोर्स धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर थोड़े से टाइम के लिए जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, तब तो मान सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, ऑब्वियसली इट विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। तो वर्क डन विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। एफ को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ए इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्या हम एक्सेलरेशन को भी चेंज कर सकते हैं, हाँ कर लेते हैं। हमें वेलोसिटी में जाना, तो एक्सेलरेशन को हम लिख रहे हैं डीवी बाय dt, ओके। और dx बाय dt क्या होता है, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो बन गया वेलोसिटी। तो इसको भी हम रिप्लेस कर लिख देंगे वेलोसिटी। सो वर्क डन विल बिकम इंटीग्रल ऑफ m, ये बन गया हमारा वेलोसिटी, v डॉट dv,
ये हमारा वर्क डन आ गया। ठीक है, वर्क डन विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू। कॉन्स्टेंट्स आपके बाहर आ जाएंगे। क्या कांस्टेंट है? मास बदल रहा है? नो, मास तो कांस्टेंट है। तो लेट अस टेक मास एज अ कांस्टेंट और कीप इट साइन ऑफ इंटीग्रेशन, आउट ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सो वर्क डन विल बिकम m इनटू इंटीग्रल ऑफ v डॉट dv। वेलोसिटी dv बता रहा है, लिमिट्स वेलोसिटी टर्म में लगेंगी। वेलोसिटी शुरू में कितनी है? शुरू में है हमारी वेलोसिटी, हम उसको मान लेते हैं u मान लो, और बाद में कितनी है? v मान लो। इनिशियल और फाइनल मान सकते हो। इंटीग्रल करोगे v डॉट डी का क्या बन जाएगा? तो वर्क डन विल बिकम, इंटीग्रल बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स u से लेकर v तक। ओके, ये क्या बाहर हो जाएगा? हाफ बाहर हो जाएगा। वर्क डन इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये वर्क डन, और ये वर्क डन कहाँ चला जाएगा? अगेन ये वर्क डन मिल जाएगा उसकी काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी में। या अभी हम तो सॉरी प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ में आप लिखेंगे दिस वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम स्क्वायर इनिशियल। तो दिस रिप्रेजेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वेरिएबल फोर्स के लिए भी हमें इतना ही प्रूव करना है, क्या? कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। और यहाँ कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है? ऑल दी फोर्सेस, कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव। नोट कीजिए। Okay, our question is a ball of mass 5 kg is dropped from a height of 20 मीटर। एक बॉल जिसका मास है 5 kg, उसको 20 मीटर से हाइट से गिराया गया। इट गेन द स्पीड ऑफ दिस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसने गेन कर लिया आफ्टर 20 मीटर। 20 मीटर फॉल कर चुके, अभी हम ये नहीं कह रहे ग्राउंड आ गया, पर 20 मीटर फॉल करने के बाद उसकी ये स्पीड आ गई। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर फ्रिक्शन। आपको ये निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। ठीक है, कोई नहीं, आप करते रहिए। सो ये हम पहले तो अगर ये बॉडी 20 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर होगा F इंटू एस से लगा लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा mg, और 20 मीटर नीचे जाना है, यानी कि mgh मास है 5 kg, 10 इंटू 20 हाइट है उसकी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो 1000 जूल हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 1000 जूल पहले तो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वो ठीक है। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अच्छा, अब आप आ जाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये ध्यान रखना 1000 जूल आया है। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि जो भी फोर्सेस है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, में यही समझाना चाह रहा हूँ बार बार। एक फोर्स पे मत फोकस करो, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो एक फोर्स है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जा रहा है देखो, हाफ इंटू मास v स्क्वायर, कितना हो गया? 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, है ना। ऊपर से ड्रॉप किए तो u 0 है, ये v हो गई। वेलोसिटी कैसे आई 10? इसने खुद बोला है वेलोसिटी तो गिवन है। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, कितनी है? 1000 जूल। तो सिर्फ फ्रिक्शन निकालना है। ये 10 का स्क्वायर हो गया 100। एक मिनट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिख लेते हैं 1000 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू, इधर हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 100, 100 का 250, ये हो गया आपका 250। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 250 माइनस 1000 माइनस के 750 जूल्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 750 जूल्स का नेगेटिव में आ गया। और ऐसे ही होता है, बॉडी अगर ऐसे गिर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा। ये है ग्राउंड, मान लेते हैं। ये ग्राउंड से ऊपर ये एक लेवल हो गया, ये हाइट है h1, और दूसरी हाइट है ग्राउंड से h2, ठीक है।
ये हमारा ग्राउंड लेवल है और उससे एक हाइट है h1, जहां पर ये ब्लॉक जिसका मास है m अभी है, इस पोजीशन नाम थे ए। इस ब्लॉक को हमें यहां से शिफ्ट करके यहां लेके जाना है बी पोजीशन पर। ओके, बी पोजीशन पर। तो हम ये जानना चाहते हैं वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हुआ। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर हम बात करें तो वो निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी या अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ही हो रहा है तो कितना हुआ। वर्क डन बाय, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं चलो। वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने कितना काम किया उसकी बात कर लेते हैं। तो कहाँ से कहाँ ले जाने के लिए, ए से बी। तो ए से बी में फोर्स इस ब्लॉक पर ग्रेविटी का डाउनवर्ड लग रहा था जिसकी वैल्यू होगी एम जी, ठीक है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, वर्क डन बाय लिख लो, बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है एम जी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हुई है ऊपर डायरेक्शन में उसी लाइन में, दैट इज एच टू माइनस एच वन, एच टू माइनस एच वन, ठीक है। और माइनस का साइन भी लगाएंगे क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये नेगेटिव ऑफ दिस इज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी माइनस एम जी एच टू माइनस एच वन, ठीक है। चलिए एक चीज और समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इस बॉडी की ए पॉइंट पर निकालें, ए पॉइंट पर, वो है एम जी एच वन। ओके, अच्छा अगर पोटेंशियल एनर्जी बी पर निकालें वो कितनी होगी, वो होगी एम जी एच टू। ध्यान से देखना। अच्छा अगर कोई कहे चेंज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलेंगे चेंज जो हुआ वो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, एम जी कॉमन ले लिया, एच टू माइनस एच वन, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया। ध्यान से देखना दोनों इक्वेशन को, ये ये टर्म क्या आई थी, ये आया था वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये क्या आया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर साइन लगा हुआ है एक माइनस का, मतलब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू इक्वल तो है माइनस के साइन के साथ। इक्वेशन नंबर टू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन नंबर क्या है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और यहां पर बता दूं मैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इन दोनों से रिलेशन करके क्या समझ में आ रहा है, इनसे समझ में आ रहा है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है, इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव के साइन के साथ, ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और ये ही डेफिनेशन डिफाइंड है फिजिक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो तो हम बना लेते हैं ग्राउंड के लेवल को जीरो लेकर, बट असली में चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड है। ओके, व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, लिखो पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग ऊपर लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, potential energy is not defined, but change in potential energy is defined, but change in potential energy is defined, and that change in potential energy, that is delta u, is equal to negative of work done by conservative force। किसी बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ये मैंने छोटा सा एक प्रूफ भी दिया, नोट कीजिए। इन केस ऑफ, नहीं बना रही, in case of variable force, in case of variable force, ये small change in potential energy du
इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और डी यू, अगर हमें टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इंटीग्रल ऑफ डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव ऑफ फोर्स, यहाँ फोर्स कौन सा लेंगे, सिर्फ कंजर्वेटिव, इंटू डी एक्स। एनर्जी यू इनिशियल से यू फाइनल, डिस्प्लेसमेंट जो भी हमारे पास होगी। तो वेरिएबल में हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं।